रूपा के दो बेटे थे। बड़ा बेटा महेश और छोटे बेटे का नाम रमेश था। महेश की शादी ललिता से हुई थी, जिसका स्वभाव जरा लालची किस्म का था। साथ ही वो हर बात में अपने पति महेश को उसके छोटे भाई रमेश से आगे रखना चाहती थी। उसे अपना देवर रमेश फूटी आंख नहीं सुहाता था, जबकि रमेश अपने भैया और भाभी से बहुत प्यार करता था। अरे महेश, बेटा जरा सुन तो। हाँ माँ, बोलो। बेटा, वो घर में आटा खत्म हो गया है तो ला देगा क्या? हाँ माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप क्यों जाओगे? रमेश जाएगा ना। सारा दिन कुछ करता तो है नहीं, कम से कम घर का ही कुछ काम कर ले। हाँ भाभी, लाओ मुझे थैला दो, मैं लेकर आता हूँ आटा। रूपा अपनी बहू ललिता का स्वभाव जानती थी, पर घर में कलेश ना हो इसलिए वो कुछ कहती नहीं थी, जबकि ललिता इस बात का गलत फायदा उठाती थी। कुछ दिनों बाद अचानक रूपा की तबीयत बिगड़ गई। तब बीमार रूपा ने रमेश और महेश को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा महेश, रमेश तेरा छोटा भाई है, तो तुझे ही हमेशा इसका ख्याल रखना होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो माँ? बेटा, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। लगता है बुलावा आने वाला है। नहीं माँ, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, है ना भैया? नहीं मेरे बच्चों, अब मेरी बीमारी का इलाज बस मेरी भुगती ही है। डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। अब वैसे माँ जी बात तो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अब ये डॉक्टर लोग ना बस अच्छे इलाज के नाम पर तगड़ी फीस ही वसूलते हैं, बाकी कुछ होता जाता कुछ नहीं इनसे। तुम चुप हो जाओ और जाओ अंदर। बहू सही बोल रही है बेटा। एक तो वैसे भी तुम्हारे पिताजी के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, और अगर बचे खुचे पैसे मेरे इलाज पर खर्च कर दोगे तो तुम दोनों के भविष्य के लिए बचेगा ही क्या? कैसी बात कर रही हो माँ? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे पास वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। तुम दोनों के सामने तो अभी पूरा जीवन पड़ा है। मैं रहूं न रहूं, तुम दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के साथ रहना, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। ये रूपा के आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद वो हमेशा के लिए शांत हो गई। माँ की मौत के दुख में दोनों भाई फूट फूट कर रोए। उधर ललिता अपने कमरे में बैठी राहत की सांस ले रही थी। दरअसल जब से रूपा बीमार हुई थी तब से ही उसने बिस्तर पकड़ लिया था और घर का सारा काम ललिता पर आ गया था। साथ ही बेमन से ही सही ललिता को अपनी सास की देखभाल भी करनी पड़ती थी। लेकिन अब रूपा की मौत के बाद घर में ललिता की ही मनमर्जी चलने वाली थी। महेश शहर में रहकर कपड़ों की दुकान चलाने लगा, जो कई साल पहले उसके पिता ने खरीदी थी, जबकि रमेश अपनी भाभी के कहने पर गांव में रहकर ही अपनी पुश्तैनी खेतीबाड़ी संभालने लगा। दोनों भाई अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे थे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ महेश अमीर होता गया और रमेश मुनाफे की कमी के चलते गरीब होता गया। इस बीच रमेश की शादी सरिता से हो गई। सरिता गरीब घर से जरूर थी, लेकिन उसके और रमेश के बीच बड़ा प्यार था, जबकि ललिता और महेश के बीच आए दिन कहासुनी होती रहती थी। फिर एक दिन, सुनो जी, अब बस करो, आ जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया है, लाओ जल्दी से दे दो। अब हाँ ये लो। अब सुनो जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ तो बोलो ना। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी शहर जाकर रहें, वहां आप ज्यादा कमाई कर सकते हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि ये खेतीबाड़ी मेरे बाबूजी की निशानी है। अगर मैं शहर चला गया तो ये सब कौन देखेगा? तो बड़े भैया भी तो सब छोड़ छाड़ कर चले गए। बड़े भैया की वो जाने, पर मैं अपने माँ बाबूजी की निशानी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। सच तो ये था कि रूपा की मौत के बाद से महेश भी अब ललिता के रंग में रंगने लगा था। रूपा के जाते ही महेश और ललिता ने सबसे पहले शहर की दुकान पर कब्जा किया, जबकि गांव की खेतीबाड़ी रमेश के जिम्मे छोड़ दी, और इस तरह से बिना कुछ कहे सुने दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा भी हो गया। हालांकि रमेश के पास जो खेती की जमीन थी उससे कहीं ज्यादा कीमत शहर में उस एक दुकान की थी जो अब महेश के पास थी, लेकिन रमेश ने कभी इसे लेकर शिकायत नहीं की। वक्त ऐसे ही बीतता रहा। फिर एक दिन रमेश और सरिता घूमने के इरादे से शहर गए, तो ललिता और महेश दोनों को ही उन्हें देखकर कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि दोनों का व्यवहार रमेश और सरिता के लिए बहुत रूखा था, तो उन दोनों की वहां ज्यादा रुकने की हिम्मत ही नहीं हुई
और दोनों सिर्फ चाय नाश्ते के बाद ही वापस लौट गए। और फिर देखा तुमने? क्या? क्या देखना था? कैसे सज धज कर आई थी हमारे घर। नकली गहने पहनकर मुझे चिढ़ा रही थी। अरे उसे क्या पता कि मेरे पास उससे 4 गुना गहने हैं, वो भी असली, खालिस सोने के बने। अरे छोड़ो ना। अजी कैसे छोड़ दूं? इन देहातियों की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतना इतराने की। अब देखना मैं कैसे मजा चखाती हूँ इस रमेश और इसकी बीवी को। दरअसल सरिता शहर में अपनी एक सहेली की शादी में शामिल होने आई थी, इसीलिए वो थोड़ा सज धज कर आई थी। लेकिन ललिता को लगा कि वो उसे चिढ़ाने आई है। ललिता के दिमाग में खिचड़ी पकने लगी और फिर उसे एक खुराफात सूझी। कुछ ही दिनों बाद हरियाली तीज का त्योहार आने वाला था और इस खास मौके पर वो महेश को लेकर गांव पहुंच गई, सीधा रमेश और सरिता के घर। और कैसी हो देवरानी? अरे भैया भाभी आप लोग आइए ना, बड़ी खुशी हुई आप लोगों को यहाँ देखकर। बड़े दिन हो गए थे गांव आए, तो सोचा इस बार हरियाली तीज यहीं मनाऊं, अब तुम्हारे साथ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, बहुत अच्छा रहेगा, हम दोनों साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। दरअसल ललिता तीज मनाने नहीं बल्कि अपनी देवरानी सरिता को चिढ़ाने आई थी। असल में वो उसे अपने नए और महंगे कपड़े और गहने दिखाकर चिढ़ाना चाहती थी। हरियाली तीज वाले दिन सरिता सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर साफ कपड़े पहने और फिर पूजा करके व्रत रखा, जबकि ललिता दिन निकलने तक सोती ही रही। फिर जब उठी तो सरिता को सजा धजा देखकर उसका पारा फिर से चढ़ गया। देखा देखी उसने भी जल्दी से नहाकर पूरा श्रृंगार किया और पास में जितने भी गहने थे उसने वो सारे एक साथ पहन लिए ताकि वो सरिता को नीचा दिखा सके। इधर रमेश सब कुछ देखकर और समझकर भी चुप था। सरिता ने हरियाली तीज की विधिवत व्रत और पूजा की, जबकि ललिता का सारा दिन बस सजने संवरने में ही लग गया। और फिर अरे सरिता, अब कैसी लग रही हूँ मैं, जरा देखो तो। अब बहुत सुंदर लग रही हो भाभी, सच में। अच्छा ये तो बताओ कि हमारी सास तो है नहीं, तो हम सुहागी किसे देंगे? ये सवाल मेरे मन में भी आया था भाभी, तो मैं सोच रही थी कि हम दोनों गांव के शिव मंदिर चलते हैं और वहां माँ पार्वती को ही सुहागी दे आते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर चलो। सरिता बिल्कुल सामान्य थी, उसे ललिता के महंगे कपड़ों और गहनों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और ये बात ललिता को बहुत खल रही थी। उसने कई मौकों पर सरिता को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन सरिता सब कुछ अनदेखा और अनसुना करती रही। फिर जैसे ही दोनों मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली, तभी वहां कहीं से एक बूढ़ी औरत आ पहुंची। बेटी कुछ खाने को है तो दे दो, भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करेगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और वो बड़ी उम्मीदों से सरिता और ललिता की तरफ देख रही थी। ये देखकर सरिता ने ललिता से कहा, भाभी क्यों ना हम इन्हें ही सुहागी दे दें, बड़ी बूढ़ी भी हैं और जरूरतमंद। हाँ तो ठीक है ना, वैसे भी मंदिर तक की परेड बच जाएगी, सही रहेगा, इन्हें ही दे देते हैं जो देना है। इसके बाद सरिता ने फौरन आगे बढ़कर सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के पांव छुए और उन्हें सुहागी का थाल दे दिया। बूढ़ी औरत ने सरिता के हाथों से मिठाई खाई और फिर बड़े ही प्यार से उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर ललिता आगे बढ़ी, लेकिन उसने बूढ़ी औरत के पैर छूने की बजाय बस सुहागी का बड़ा सा थाल दूर से ही खिसका दिया और फिर, लो अम्मा ये सब तुम्हारे लिए है, सब ले जाओ। तुम भी क्या याद रखोगी कि ललिता से सुहागी ली थी? ललिता के शब्दों में घमंड साफ झलक रहा था। उसके सुहागी के थाल में बहुत कुछ था, नोटों की गड्डी से लेकर खाने पीने का ढेर सामान। थाल में रत्ती भर जगह भी खाली नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद उस बूढ़ी औरत ने ललिता के थाल को हाथ तक नहीं लगाया और सरिता का थाल लेकर वहां से जाने लगी। ये देखकर ललिता गुस्से से पागल हो गई। ए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? मेरा थाल छोड़कर जा रही है? अरे तू अंधी है क्या? जरा आंखें खोलकर देख मेरे थाल में क्या क्या नहीं रखा हुआ है। ललिता गुस्से में बोले जा रही थी, लेकिन वो बूढ़ी औरत कोई जवाब दिए बिना बस चले जा रही थी। ये ललिता से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बूढ़ी औरत के पीछे भागी, लेकिन उसने जैसे ही बूढ़ी औरत को हाथ लगाया, एक तेज रोशनी से उसकी आंखें बंद हो गई और फिर जैसे ही ललिता की आंखें खुली तो सामने उस बूढ़ी औरत की जगह साक्षात माँ पार्वती खड़ी थी। मैं तुम्हारी सुहागी अवश्य ग्रहण करती, यदि उसमें भी सरिता की तरह भक्ति और श्रद्धा होती। मुझे तो बस वही चाहिए, बाकी सब मेरे लिए व्यर्थ है। इतना कहकर माँ पार्वती ने मुस्कुराकर सरिता की तरफ देखा और फिर उसे आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। सरिता को उसके हरियाली तीज के व्रत का फल मिल चुका था, जबकि ललिता अब भी यही सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या।
रामपुर गांव में दो भाई कमल और मदन रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग थे और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कमल का रंग गोरा था और वो काफी स्मार्ट भी था। इस चीज का उसके अंदर बहुत घमंड था। वहीं मदन का रंग सांवला था। वो दिल का नेक और काफी ईमानदार लड़का था। दोनों ही अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन उनकी माँ को उन दोनों की शादी का ख्याल आता है और वो उन दोनों से बात करती है और बोलती है, कमल, मदन, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मुझे लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो दिखने में सुंदर और गोरी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सी ही बहू लाऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आप जो भी लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, पर अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर कमल और मदन दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुषमा अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। कमल की पत्नी अंजलि सुंदर और अमीर थी, वहीं मदन की पत्नी नैना काली और सुशील थी। लेकिन सुषमा को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए सुषमा अपनी बहू अंजलि से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन नैना से नफरत करती थी क्योंकि वो काली थी। एक दिन अंजलि अपनी देवरानी नैना से बोलती है, नैना, तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका मेरी सुंदरता पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है और नैना घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास नैना को आवाज लगाती है, अरे नैना बहू, इतना समय हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम लोगों को? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद नैना सबके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही सुषमा खाना खाती है तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, छी 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 छी, अरे नैना, कितना गंदा खाना बनाया है। मेरा तो मन ही खराब हो गया ये खाना खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं, खाने में कितना नमक और मिर्च भरी हुई है। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। चल जा यहाँ से और ये खाना गली के कुत्तों को जाकर खिला दे। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी नैना सास की जली कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और दोबारा खाना बनाकर लाती है और खिलाती है। उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब मदन आता है तो वो नैना को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अब अरे नैना, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मदन जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उनकी याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? तुम परेशान मत हो अंजलि, भाभी है ना, वो संभाल लेगी 2-3 दिनों के लिए घर। नैना और मदन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उनकी ये बातें अंजलि सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है और चिल्लाते हुए घर में सबको बुला लेती है। मम्मी जी, कमल जी, कहाँ हैं आप लोग? अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। अंजलि की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और सुषमा उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकरानी की तरह मैं करूंगी। मुझे तो यहाँ नौकर बनाकर लाया गया है। अरे अंजलि भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। कमल जी आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे अभी के अभी इस घर से जाना है। अंजलि बहू, ऐसे मत बोलो, ये तो है ही गवार, ऊपर से जब से ये कल्लो इसे मिली है तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। घर में लड़ाई हो जाती है। सुषमा जैसे तैसे करके अपनी बहू अंजलि को जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे अंजलि और सुषमा का अत्याचार नैना पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बाद भी सुषमा और अंजलि उसके साथ मारपीट करते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं।
सुषमा की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। एक दिन सुषमा बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सुषमा का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन आधी रात को सुषमा को प्यास लगती है। वो अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाती है, बेटा अंजलि, एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो रही है, तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती रहती है, परेशान कर दिया है। पता नहीं नैना तेरे ये अत्याचार कैसे झेल लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे कब का धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। अंजलि के मुंह से ये बात सुनकर सुषमा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की आवाज सुनकर नैना उसके लिए पानी लेकर जाती है और अपनी सास को पानी पिलाती है। नैना उसकी इतनी सेवा कर रही है, ये देखकर सुषमा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए नैना से कहती है, नैना बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाई। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती, उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। नैना अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगती हैं। ये सब अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस घर में वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोशनलाल के बचपन के मित्र को हार्ट अटैक आ जाता है। रोशनलाल हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे राम नारायण, देखना तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, अभी शतरंज की बाजी में तुझे हराना बाकी है। रोशनलाल, अब मैं नहीं बचूंगा दोस्त, मेरी बेटी काजल का क्या होगा? मेरे बिना किसके सहारे रहेगी? रोशन, मुझे वादा कर, तू अच्छा रिश्ता ढूंढ कर मेरी काजल की शादी करवाएगा। पिताजी, आप ठीक हो जाओगे। राम नारायण मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ काजल की शादी मैं अपने छोटे बेटे अखिल से करवाऊंगा। अब तू आराम कर। राम नारायण, क्या हुआ? आंखें खोल दोस्त। डॉक्टर, पिताजी आंखें नहीं खोल रहे, कुछ कीजिए डॉक्टर। सॉरी, ही इज नो मोर। पिताजी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा बेटी, मत रो। राम नारायण की जिंदगी का सफर शायद यहीं तक था। काजल बेसहारा हो गई थी। काजल अपने काले रंग के लिए पहले ही लोगों के तानों से परेशान थी, पर पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद अब ये दुखों का पहाड़ काजल पर टूट गया था। रोशनलाल काजल को अपने घर ले आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम अपने अखिल की शादी इस काली लड़की से कर दें? एक बहू गोरी और एक बहू काली। शोभा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी, काजल मेरी जिम्मेदारी रहेगी और मेरा यही फैसला है कि अखिल और काजल की 2 दिन बाद शादी होगी। जब ये बात अखिल को पता चलती है तो वो भी इस शादी से इनकार कर देता है। पिताजी, मैं एक काली लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। तो ठीक है, फिर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा। जहां जाना है चला जा। अखिल गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। तभी, अरे देवर जी, कौन कह रहा है आप शादी के बाद इस लड़की को अपनाओ? एक बार शादी हो जाए, उसके बाद किसी आसान तरीके से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे। अभी पिताजी गुस्से में हैं। अगर जायदाद में से बेदखल कर दिया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। शादी के लिए हाँ कह दो। अनीता घर की बड़ी बहू थी, इसलिए अपने गोरे रंग रूप पर इतराती थी। अखिल अनीता की चालाकी भरी बातों को समझ जाता है और 2 दिन बाद अखिल और काजल की शादी हो जाती है। एक सुबह, माँ जी, ये आपके लिए चाय लाई थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बदसूरत शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। मेरी गोरी और सुंदर बहू अनीता कहाँ है, जिसके कमरे में आते ही उजाला हो जाए? माँ जी, वो भैया के साथ रोहन के स्कूल गई हैं, इसलिए मैं चाय ले आई। अब ये चाय भी अपने रंग जैसी काली बना लाई है, देखो तो उल्टी आ जाए। काजल रोती हुई रसोई में चली जाती है। काजल बेटी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लगाओ। ये लोग सिर्फ ऊपरी दिखावे में विश्वास रखते हैं। पता नहीं, गलती मेरी ही थी जो तुम्हें इस घर में ले आया। रोशनलाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद अनीता के बेटे रोहन का जन्मदिन था। सभी मेहमान आए हुए थे। अनीता ने घर में ही बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था। अरे अनीता, सब लोग रोशन के केक काटने का इंतजार कर रहे हैं भाई। रोहन बेटा, चलो केक काटो।
रुकिए भैया, मैं अपना कैमरा ले आऊं फैमिली फोटो के लिए। काजल, फोटोज में थोड़ा पीछे रहना। वैसे तुम फ्रेम में ना ही आओ तो बेहतर है। अरे अनीता बहू, कैसी बच्चों सी बातें करती हो। सारी यादगार फोटो मेरे पोते की खराब करवानी है इस काली शक्ल को बीच में दिखाकर। अखिल चल, मेरे पोते की फोटो ले आ मेरे लाल, दादी के साथ फोटो खिंचवाएगा। सब लोग फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं, पर काजल को कोई भी फोटो के बीच में नहीं लेता। तभी अब अखिल, एक फोटो मेरी और काजल बहू की भी खींच। आखिर शादी के बाद ये इसका घर में पहला फंक्शन है। अखिल मुंह बनाकर अपने पिता और काजल की फोटो लेता है। गोरी बहू काली बहू के बीच का भेदभाव रोशन लाल को साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन, शोभा, सारी तैयारी कर ली तुमने? कल सुबह ही हम सबको वैष्णो देवी यात्रा पर निकलना है। मैंने और अनीता ने कर ली है सारी तैयारी, पर अपने आप को हूर की परी समझने वाली काजल बहू से पूछ लो। उधर अनीता और अखिल काजल से छुटकारा पाने की अपनी ही तरकीब लगा रहे थे। भाभी, उस काली सूरत के साथ रहना एक एक दिन मुझे भारी पड़ रहा है, और पिताजी ने ये वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम और बना लिया। अरे देवर जी, मैंने सब सोच लिया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई, एक महिला का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। लाश का कुछ अता पता नहीं। ऐसी कितनी खबरें रोजाना सुनने और देखने को मिलती हैं, तो समझ गए ना हमें क्या करना है। पर ये सब आप करोगी कैसे? बस देखते जाओ देवर जी, आप मेरे इशारों को समझते रहना और काम हो भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनीता और अखिल काजल को मारने का प्लान बना चुके थे। अगले दिन सब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते हैं। सब मिलकर वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। अरे काजल बहू, तुमने पैरों में चप्पल नहीं पहनी? पिताजी, मैं नंगे पांव ही माता रानी के वैष्णो धाम की यात्रा करूंगी। बाकी सब लोग मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। चढ़ाई पर चलते चलते रोशन लाल और शोभा पालकी में बैठ जाते हैं। सुधीर और अखिल तेज चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुधीर, आप और देवर जी आगे चलते रहिए। मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम आराम से आऊंगी। काजल, मेरे साथ साथ ही चलना। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं भी पापा और चाचू के साथ आगे चलूंगा। पापा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रोहन रुको, पापा आगे चले गए हैं। अरे भागो मत बेटा, गिर जाओगे। भाभी, मैं रोहन को बुलाती हूँ। इतनी देर में भागते हुए रोहन का जूता फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। रोहन, मेरा बच्चा। काजल रोहन का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। काजल, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बेटा। घबराओ मत रोहन, मेरा हाथ पकड़े रहना बेटा। काजल रोहन को ऊपर खींच लेती है। रोहन घबराया हुआ काजल से लिपट जाता है। इतनी देर में अनीता की आवाज सुनकर सुधीर और अखिल भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा रोहन। रोहन, तुम ठीक हो ना बेटा? सुधीर, आज काजल न होती तो पता नहीं मैं अपने बेटे को खो देती। काजल, तुमने आज मेरे रोहन को खाई में गिरने से बचा लिया। हम सब ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर तुम बहुत अच्छी हो काजल, मुझे माफ कर दो। भाभी, रोना बंद करो, आप मेरी बड़ी बहन जैसे हो, फिर आपकी किसी बात का भला मैं बुरा क्यों मानने लगी। ये सब देखकर अनिल का भी सिर शर्म से झुक जाता है। अखिल और अनीता जानते थे कि वो क्या पाप करने की सोच लेकर ऐसे पवित्र स्थान पर आए थे। सब मिलकर भवन पर पहुंचते हैं। शोभा और रोशन लाल को सारी बात पता चलती है। काजल, मुझे भी माफ कर दे बहू। आज माँ के दरबार के सामने मैं तेरे से अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगती हूँ। अखिल काजल के साथ मिलकर माँ के दर्शन करता है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज माँ की कृपा से उसे अपना परिवार मिल गया था और गोरी काली बहू का भेद दिलों से मिट गया था।